चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। आपने जो भी मान सम्मान दिया है उसके लिए करबद्ध हूं मैं, ठीक ना। अब देखो, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो इस अवसर पर जो भी महात्मा गांधी जी ने चीज़ें कही है उनको भी आप इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन के अंतर्गत करें। उस व्यक्ति ने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारा त्याग किया था। वो चाहते तो अपने बच्चों के लिए उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें एक स्टेट कहते थे अंग्रेजों को कि एक स्टेट देना है तो भी दे सकते थे, अंग्रेज उनके लिए यस कर सकते थे। परंतु उन्होंने अपने देश के लिए आज़ादी के अंतर्गत उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। चलो फिर अपन शुरू करते हैं। देखो, आज हमने एक कोट लिया है, ये 1 आध मिनट आपको लगते हैं पर इसके अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा आपके अंतर्गत ऊर्जा के संचार के लिए बहुत जरूरी है। देखो, हर दिन 1% बेहतर होने का क्रांतिकारी तरीका, ठीक ना। अपने अंतर्गत बहुत सारा परिवर्तन एक साथ में नहीं कर सकते अपन, उसको एक थोड़ा थोड़ा डेली के डेली उसके अंतर्गत आपको जीवन के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करोगे तो ही वह अपने जीवन के अंतर्गत अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? यदि आप 5 बजे उठते हो डेली, ठीक ना, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं 4:55 पर उठूं। 5 मिनट पहले उठने की आदत, मात्र 5 मिनट पहले उठने की आदत। हर दिन की बात कर रहा हूं मैं, हर दिन अपना अंतर्गत धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए। 5 मिनट पहले जगह जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? जैसे आप डेली के 10 पेज पढ़ रहे हो तो एक दिन आप हर दिन इस प्रकार से कोशिश कीजिए, क्यों नहीं आज 11 पेज पढ़ लिए जाए, ठीक ना। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन करके आप अपने जीवन के अंतर्गत एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हो। और इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको भी तोड़ा जा सकता है, पर वह एक सतत प्रक्रिया के द्वारा तोड़ा जा सकता है। उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ सकता है। जैसे दशरथ मांझी ने 22 ईयर्स 22 साल के अंतर्गत उसको उन्होंने जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, उन्होंने अपने पहाड़ को तोड़ करके वहां से रास्ता निकाल दिया। और उनका एक ही मोटो था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका ये जो पहाड़ है वो 22 साल वाला नहीं है, आपको तो 8 से 9 महीने कंटिन्यू लगे रहना है। किसी दिन भी यदि कोई कोताही बढ़ती जाए तो वापस से उसको जितना भी टाइम मिले आप उसके अंतर्गत टाइम का यूटिलाइज करें, ठीक ना। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो कल का है उसका अपन रिवीजन करते हैं। और भी अभी तक भी किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारा जो टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा, उस शेड्यूल के लिए भी अपन ने डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत आप जुड़ करके जो सिलेबस है वो सिलेबस आप देख सकते हो। आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। अपना जो सिलेबस नहीं है, पूरा जो आपका सिलेबस वूल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, उसके आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अब देखो, अपन अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत सीधी सी बात है, एक बार 5 मिनट में इसका रिविजन करके फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये अपने सबसे पहले तो कौन सी है, ये धारा कहां से कहां तक है? ये धारा 76 से लेकर के 89 तक ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है। अब बात आती है नगरपालिका का वित्त और नगरपालिका की जो निधि दी हुई है। सबसे पहले नगरपालिका के वित्त की बात करेंगे, फिर नगरपालिका के निधि की बातें अपन करेंगे। 76 के अंतर्गत दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग। मैं ये चीज चाहता तो पहले भी पढ़ा सकता था, परंतु ये पढ़ने का प्रोसेस है भाई। पढ़ने का प्रोसेस क्या है आपको मैंने कई बार बताया, फिर भी बता रहा हूं। सबसे पहले आपने जो चीज है वो मैटर इकट्ठा किया, आपने मैटर को इकट्ठा किया। मैटर के बाद में उसको सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने मेरे हिसाब से आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाए। सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका रिटेंशन करना है, याद करना है उसको। रिटेंशन करने के बाद में उसको प्रोसेस के अंतर्गत लेके आना है, उसको प्रोसेस के अंतर्गत। इसीलिए आपके ये टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। और टेस्ट के बाद में उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करना है। टेस्ट में अपन ने क्या गलतियां की है, किस किस प्रकार की गलतियां हुई है, उनको भी देखते हुए अपन को चलना है। तो ये पूरे प्रोसेस के तहत सारा काम हो रहा है। ये सिंप्लीफाई पहले कल भी आपको समझाया जा सकता था, पर एक बार आप एक्ट को पढ़िए, समय है, एक्ट को पढ़ते हुए फिर सिंप्लीफाई के अंतर्गत आपको आना है। देखिए,
राज्य और नगर पालिका द्वारा एकत्रित किए गए कर का बंटवारा, इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, राज्य नगर पालिका द्वारा जो भी कर इकट्ठा किया जाएगा वो राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग की कल अपन ने संपूर्ण क्लास के अंतर्गत बातें कर रखी है, तो अभी बातें करने का वापस से औचित्य नहीं है। और फिर राज्य की संचित निधि से अनुदान देगा और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने का काम करेगा, ये भी 76 के अंतर्गत दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश और कार्रवाई का ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो ये मोटी मोटी चीजें इसके अंतर्गत 76 के अंतर्गत आ गई। 77 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, वित्त आयोग बन गया, विधानमंडल में रख दी, अब उसकी सिफारिशें किस प्रकार से काम करेगी। तो कुछ करों को नगर पालिका को हस्तांतरण करने, जो इन्होंने कुछ कर टैक्स इकट्ठे करने किए थे, कुछ राज्य सरकार करती है और कुछ क्या करती है, नगर पालिकाओं को हस्तांतरण कर सकती है। इसके अलावा और क्या करेगी, जो उन्होंने अनुदान है उस अनुदानों की क्या कर सकती है, वो मंजूरी कर सकती है। और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जो भी उपाय है, ये सारे सारे उपाय कहां पर दिए हुए, 77 के अंतर्गत दिए हुए। नेक्स्ट देखिए 78, फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करेगी भाई, नगर पालिका कैसे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। तो नगर पालिका, ये नगर पालिका है, तो राज्य सरकार से ये अनुदान के द्वारा उससे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। और इस अनुदान के, सरकार जो अनुदान देती है, इसके निर्देश भी दे सकती है कि भाई तुम्हें इस प्रकार से इसको खर्चे को करना है, इसकी योजना बना सकती है, और चाहे तो उस सिंपली भी पैसे दे सकती है। तो राज्य सरकार समय समय पर वित्तीय सहायता देगी, अनुदान देगी एवं उस पर खर्च करने के निर्देश भी देगी। ये 78 के अंतर्गत चीजें दी हुई है। कुछ चीजें वापस से भी अलग अलग एक्ट बना करके उसको क्लियरिफाई करने के लिए नए नए एक्ट बना दिए गए। 79 के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है, नगर पालिका की निधि दी हुई है। अब देखो, एक नगर पालिका के अंतर्गत ऐसा म्युनिसिपल फंड होता है। इस म्युनिसिपल फंड के अंतर्गत जितने भी जो टैक्स, राज्य सरकार भी उसको जो ग्रांट देती है, अनुदान देती है, और जो नगर पालिका स्वयं भी इकट्ठे अपने टैक्स के द्वारा जो इकट्ठा करती है धन, वो सब के सब किसके अंतर्गत आएगा, नगर पालिका निधि के अंतर्गत आता है। तो नगर पालिका का समस्त धन इसमें जमा होगा। राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए नगर पालिका फंड का नियमन करेगी। राज्य सरकार जैसा कहती है उसी प्रकार से उसका नियमन करेगी। ऐसा नहीं कि उसका अपने मुताबिक खर्चे को कर ले, ऐसा नहीं होता है ना। प्रत्येक लेखा राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा। ये अपन ने कल भी बात की थी। जो राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अंतर्गत इसको विभाजित करना पड़ेगा कि भाई जो भी खर्चा कर रही है, अब उसका जो व्यय किया गया है उसको भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। और जो राजस्व लेखा है उसके अंतर्गत क्या है, अस्थायी चीजों को इसमें के अंतर्गत लिखा जाता है। पूंजी लेखा है, इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों को इसके अंतर्गत नोट डाउन किया जाता है। ये 79 के अंतर्गत है। और धारा 80 है, ये कहती है नगर पालिकाओं की निधि का उपयोग नगर पालिका अधिनियम और नियमों के अधीन। ऐसा कोई इसमें बड़ी चीज इशू नहीं है, ये सीधी सीधी सिंपल सी बातें। अब देखो, इतनी सारी जो क्लास अपन ने कल ली थी और मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंतर्गत ये सारी चीजें एक्ट आपके रिवीजन हो गई। तो आप इसके इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अपन पढ़ेंगे धारा 81। देखो 81 क्या कहती है, हाँ इंग्लिश वाला मैटर भी अपन साथ साथ में ले रहे हैं। देखो, पेमेंट नॉट टू बी मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल फंड अनलेस कवर्ड बाय बजट ग्रांट। जब तक पेमेंट खर्च नहीं किया जा सकता है नगर पालिका के अंतर्गत, जब तक उसके अंतर्गत वो बजट के अंतर्गत वो अनुमोदन नहीं हो जाए। बजट बनता है, उसी बजट के अकॉर्डिंग उसको खर्च करना होता है। ऐसा नहीं कि नगर पालिका निधि है, खूब आई हुई है तो नगर पालिका निधि को अपने हिसाब से खर्च कर दीजिए। तो नगर पालिका निधि में तब तक संदाय नहीं, तब तक उसको खर्च नहीं किया जा सकता है, पेमेंट नहीं किया जा सकता है, जब तक बजट अनुदान में समावेश नहीं हो। जब तक बजट अनुदान के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसको खर्च नहीं कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में खर्च कर सकते हैं, वो अपन को याद रखना है। देखो, नगर पालिका निधि में से किसी राशि का कोई भी संदाय, कोई भी जो पेमेंट है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका व्यय चालू बजट अनुदान में समावेश नहीं हो। ये यहां से, इसका मतलब बजट अनुदान में है उसी को अपन खर्च कर सकते हैं। यहां से 5 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे में बजट अनुदान का पर्याप्त अतिशेष जो भी जितना उसका अतिशेष बचता है उसको बचा करके रखना है, उसको खर्च नहीं करना है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसमें किसी कमी या उसके अंतरण होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो उसके अंतर्गत जितना खर्च हो गया वो ठीक है, बाकी उसको बचा करके रखना है।
परंतु ये धारा किसी संदाय कोई जो पेमेंट किया जा रहा है उस पर लागू नहीं होगी। यहां पर आप देखो ये जो भी सारी चीजें हैं इसको आपको देख करके चलना है। आपको क्लास पूरी कंप्लीटली देखनी है। कंप्लीट देखने के बाद में इसका रिकॉल और रिकॉल के बाद में इसके एमसीक्यू आएंगे। तो आप अच्छे से देखें, तसल्ली से क्लास को देखें, बिल्कुल पूरे मनोयोग के द्वारा काम करें। देखो इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्या है, किस किस पर लागू नहीं होगी। कर तथा अन्य धन जो इस अधिनियम के प्राधिकृत है, प्राधिकृत का मतलब होता है ऑथराइज्ड, जो इसके अंतर्गत समर्पित किया गया है, इसको दिया गया है, का प्रतिदाय यदि भाई किसी ने पैसा है, ये इन्होंने अपना क्या है नगरपालिका निधि हो गई, नगरपालिका निधि म्युनिसिपल फंड हो गया। अब इस म्युनिसिपल फंड के अंतर्गत किसी को रिफंड देना है, अब भाई रिफंड तो उसको देना पड़ेगा, तो ये इसके अंतर्गत ये अपने हिसाब से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें निकाला नहीं जा सकता कि बजट का अनुदान के अंतर्गत नहीं है, निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर ये लागू नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान, जहां लागू नहीं है वो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखिए संविदा करो या अन्य व्यक्तियों से संबंधित निक्षेप, देखो क्रेडिट टू द म्युनिसिपल फंड बाय मिस्टेक, अच्छा ये तो आएगी। संविदाकार जो कॉन्ट्रैक्ट पर है या अन्य व्यक्ति से संबंधित निक्षेप जो उनका डिस्पोज है, धारित धन नगरपालिका द्वारा पूर्व संग्रहित या नगरपालिका निधि में निक्षेपित समस्त धन को प्रतिसंधाय। यदि किसी भी जो कोई अपना ठेकेदार है या कोई संविदाकार है उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ है, उसका कोई किसी गलती से फंड अपने मिस्टेक के अंतर्गत आ गया, भाई मिस्टेक तो कहीं पे भी हो जाए तो भी उसको वापस से रिफंड करना पड़ता है, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नगरपालिका निधि से इसको वापस रिफंड नहीं देंगे, रिफंड देना पड़ेगा। और यदि राज्य सरकार को लगता है कोई लोकहित का काम हो रहा है और तत्काल अपेक्षित संक्रमणों में अस्थायी संदाय कर सकती है, और राज्य सरकार को लगता है कि भाई कोई लोकहित का काम हो रहा है, कोई भी ऐसी सड़क बन रही है लोकहित के लिए बन रही है, या कोई ऐसा काम है जो सरकार को लगता है कि आकस्मिक कोई बीमारी आ गई है, आकस्मिक कोई ऐसा आपदा आ गई है, उस स्थिति के अंतर्गत ये इसमें से लोक निधि में से निकाला जाए, इसमें अपने म्युनिसिपल फंड में से निकाला जाएगा और वापस से अस्थायी क्यों कहा है, क्योंकि इसको वापस से जमा करना पड़ेगा। हालांकि इसकी एक्ट और धारा दी हुई है, उसके बारे में और देखेंगे। यदि कोई खतरनाक रोग फैल जाए और प्राकृतिक और प्रौद्योगिक खतरों में होने वाले किसी अत्यावश्यक मामले में नगरपालिका के विशेष उपाय द्वारा कोई भी हैजार्ड आ जाए, कोई भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, वहां पे इसको उपगत किया जा सकता है। इस अधिनियम के तद्दीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेह राशियां इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो भी बना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर लेगा। इस अधिनियम के उपबंध किसी अधीन में राज्य सरकार के अपेक्षित कोई कार्रवाई करने, कोई कार्य करने में यदि नगरपालिका विफल रहती है तो भी राज्य सरकार आदेश के द्वारा कह सकती है। कोई कार्रवाई हुई उसमें नगरपालिका विफल रह गई तो राज्य सरकार करवाती है, तो भी इसमें नगरपालिका निधि में से पैसा निकाला जा सकता है। तत्समय कोई अन्य विधि का अधीन हो, विधि की बातें तो सीधी आप ध्यान रखनी है। नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दांडिक न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन, नगरपालिका के विरुद्ध कोई किसी ने केस कर दिया है, अब केस फाइल कर दिया है तो अब भाई उसके अंतर्गत कोई वहां का मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी नहीं देगा और कोई अध्यक्ष भी नहीं देगा, ये नगरपालिका निधि में से ही खर्च होगा। कुल मिला के बात यहां है, कोई दावा कर दिया है और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ है तब भी नगरपालिका निधि में से होगा। नगरपालिका की संपत्ति या मानव जीवन के अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगरपालिका प्रतिनिधि तुरंत कार्रवाई करने में उपगत। यदि नगरपालिका की संपत्ति या मानव जीवन को, जैसे कोई बोर्ड का होर्डिंग लगा हुआ है और वो बोर्ड का होर्डिंग उसके अंतर्गत बजट अनुदान में नहीं था, या किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हुई और उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, उस गड्ढे को भी क्या है अब भरना पड़ेगा। अब इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी जाएगी कि भाई ये नगरपालिका के अंतर्गत बजट अनुमोदन में है या नहीं। और एक वेतन और मजदूरी के मुद्दे, ये भी देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा। वेतन और जो मजदूरी है ना, ये पता नहीं रहता कि ये नगरपालिका निधि में से खर्च करनी है, कहां से करनी है, ये भी इसी के अकॉर्डिंग खर्च की जाएगी। अन्य मामले जिन्हें उपविधियों द्वारा उदाहरित किया गया, तो मोटे मोटे तौर पर यदि बात कहें तो इसके अंतर्गत वह खर्चे बजट यदि अनुदान के अंतर्गत है तब खर्च किया जा सकता है, और कोई प्राकृतिक आपदा है या राज्य सरकार को कोई विशेष कार्य लगता है तब वहां पर खर्च किया जा सकता है। मुख्य बात इसके अंतर्गत यही है। 82 के अंतर्गत देखिए, लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी सदाय टेम्परेरी पेमेंट, देखो मैंने पहले भी इसके अंतर्गत भी था, टेम्परेरी पेमेंट फ्रॉम म्युनिसिपल फंड वर्क्स अर्जेंट रिक्वायर्ड बाय इन पब्लिक इंटरेस्ट। यदि कोई भी लोकहित के अंतर्गत हो रहा है, लोकहित का काम किया जा रहा है, लोकहित के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई उनके काम किया जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग बननी है, कोई बिल्डिंग बननी है और गरीबों के अंतर्गत
उनके अंतर्गत उनके रहवास की व्यवस्था भी करनी है। समझ लीजिए लोकहित का काम है, ठीक ना। तो अब क्या करेगी, इसके अंतर्गत राज्य सरकार इस निधि में से पैसा बाहर निकाल सकती है और राज्य सरकार को वापस से भी इसके अंतर्गत पैसा देना पड़ता है। ये तो बिल्डिंग तो चलो अलग चीज है, कोई भी काम हो, लोकहित का काम हो, कोई भी रोड बननी हो, कोई अलग से ही ऐसा काम हो जो लगे कि अब ये काम करना अनिवार्य है, इस प्रकार का लोकहित हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यादेश द्वारा, और ये भी कब खर्च करेगी, राज्य सरकार की लिखित अध्यादेश द्वारा। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, इसको आप क्वेश्चन 5 स्टार बना लीजिए। लिखित अध्यादेश द्वारा नगरपालिका किसी भी समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से किसी कार्य के निष्पादन की जो राज्य सरकार के लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमण के रूप में प्रमाणित किया हो। राज्य सरकार ने कह दिया कि भाई ये लोकहित में, तो उस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्य में नगरपालिका निधि में से संदाय पेमेंट की जाएगी, जहां तक कि ऐसा संदाय नगरपालिका के नियमित कार्य में से किसी असामयिक हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता है, अपेक्षा कर सकेगी। अब ऐसा नहीं कि जो नगरपालिका के रोजमर्रा के काम है वो डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। जो नगरपालिका के डेली के रूटीन के काम है, साफ सफाई, स्वच्छता या जो भी उसके अंतर्गत और भी नगरपालिका के बहुत सारे काम है, ये सारे काम को बिना हस्तक्षेप किए हुए इस प्रकार के काम के अंतर्गत पैसा लिया जा सकता है। और क्या चीज हो सकती है, इस प्रकार निष्पादित समस्त कार्यों की लागत ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अनुपातिक स्थापन प्रभार राज्य सरकार द्वारा, देखो क्या लिखा है, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका निधि में जमा करवाएंगे। देखो बात इसमें इतनी सी बात है भाई, इन्होंने लोकहित के लिए पैसा ले लिया सरकार ने, ठीक है, लोकहित में। अब जो भी वापस में लोकहित का काम कंप्लीट हो गया है तो सरकार उस निधि के अंतर्गत वो पैसा वापस से डालेगी। ऐसा नहीं कि उसका उपयोग करने के बाद में उस पैसे का बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं हो, ठीक ना। ये इसमें मुख्य चीज लिखी हुई है। अब देखो नेक्स्ट 83 लिखा हुआ है, देखो इसको इंग्लिश में भी साथ साथ में देखो, पावर ऑफ इंक्योर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कब ऐसी स्थिति होती है जब नगरपालिका अपने सीमाओं के बाहर, जैसे अपन ने बात की थी नगरपालिका के अंतर्गत 67 के अंतर्गत कि नगरपालिका अपने उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो उसकी जो अपने धारण करने की, अर्जित करने की जो शक्ति है वो उसके अंदर भी है और बाहर भी है। ये 67 के अंतर्गत पड़ा था। तो इसका मतलब जो नगरपालिका के पेरिफेरी के जो बाहर का एरिया है वहां पे भी कुछ अपने व्यय कर सकती है, और ये व्यय कब किया जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो इस अध्याय के अंतर नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति बाहर किस प्रकार से किया जा सकता है। इस अध्याय के अंतर अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के प्रयोजन के कार्यान्वयन करने के लिए, सीधी बात देखो यहां से अंडरलाइन किया आपने, नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से। अब ये चीज ध्यान रखनी है, बाहर भी है तो ऐसा मन अपने हिसाब से नहीं करती, राज्य सरकार के अनुमोदन से। यहां से क्वेश्चन बनेगा, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नगरपालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक आस्तियां, ये सिर्फ फिजिकल एसेस्ट जो भौतिक आस्तियां हैं, जो परमानेंट कोई काम हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बनने का कोई सृजन करने और रख रखाव करने के लिए नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर वह उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। ये इतनी इसके अंतर्गत बात आती है। सीधी सी देखो, यदि दो शब्दों के अंतर्गत कहें तो नगरपालिकाओं की सीमाओं के बाहर भौतिक आस्तियों का सृजन किया जा सकता है और सरकार के अनुमोदन से, बस। देखो नेक्स्ट 84 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अन्य उपयोग, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्युनिसिपल फंड इन ए पर्टिकुलर पर्पज। हम देखो साथ साथ में इंग्लिश का इसलिए ले रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं और आपको कुछ चीजें जो हिंदी में समझ में नहीं आती वो इंग्लिश के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझ के अंतर्गत आती है। देखिए इस अध्याय में अन्यंत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार आदेश द्वारा, देखो कौन दे रही है, राज्य सरकार आदेश द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग, कहीं अन्य उपयोग भी हो सकता है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा नगरपालिका से नगरपालिका निधि के किसी विशिष्ट भाग का या विशिष्ट अनुदान या उसके किसी भाग के लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्त किसी मद में उसके किसी प्रतिशत या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका के समुन्देशित जो उसको अनुदेशित करे, जो शुल्कों, जो ड्यूटीज हैं, जुर्माने जो उस पर किसी प्रकार के जुर्माने लगा हुआ है, से भिन्न नगरपालिका द्वारा प्राप्य कर किसी अंश या उसके भाग को नगरपालिका कृत्यों से संबंधित किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाए। अब देखो मुख्य बात तो जो अपन ने हाईलाइट की है वही चीज है, राज्य सरकार द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाए उपयोग में लेने के लिए चिन्हित करके अपेक्षा कर सकेगी और तदनुसार कार्य नगरपालिका का कर्तव्य होगा और उस कार्य को क्या है, नगरपालिका को काम को करना है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार के प्रयोजन के लिए कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए नियम बना सकेगी और क्या कर सकती है इसमें राज्य सरकार नगरपालिकाओं के लिए
किस प्रकार से उसका व्यय किया जा सकता है, निधि का कोई अन्य उपयोग विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, और उसके नियम बना सकती है। अब बात आती है लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये दिया हुआ 85 के अंतर्गत ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, लेखाओं का किस प्रकार से प्रचालन किया जाए, कैसे उसका चालन किया जाए, कैसे उसका काम किया जाए। तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के विहित करना पड़ेगा। सीधी सी एक ही शब्द के अंतर्गत कहूं तो राज्य सरकार जो भी इसके अंतर्गत, एक तो इस अधिनियम के जो नियम बने हुए हैं, और राज्य सरकार को लगे जो इसके अंतर्गत नियम बनाए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंतर्गत फंड का जो लेखाओं का प्रचालन है वो किया जा सकता है। तो ये मुख्य मोटी मोटी बातें हुई है। तो अपन ने देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इसको एक पार्ट है, इसको भी हम धीरे धीरे तोड़ देंगे, और इस पार्ट को पूरा कंप्लीट तोड़ के अपन सांस लेंगे, ठीक ना। देखो नेक्स्ट, अब अपन वापस से इसका देखो रिपीट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही 2 या 3 मिनट के अंतर्गत ये आपका रिपीट रिवीजन हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना है। देखो क्या दिखा है, धारा 81 के अंतर्गत पेमेंट नॉट टू बी मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल फंड अनलेस कन्वर्टेड बाय बजट ग्रांट। जब तक बजट ग्रांट नहीं हो जाए तब तक नगर पालिका द्वारा दाय नहीं किया जाएगा, जब तक बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो जाए। एक तो बात यह आती है, परंतु कुछ कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इस प्रकार का भुगतान किया जा सकता है। अब कब होता है, यदि कोई कर का रिफंड हो, कर का कोई रिफंड हो, देखो ये शॉर्ट नोट्स है ना, कर का रिफंड हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कोई नगर पालिका के जो संविदाकार है उनका कोई गलती से क्रेडिट जमा हो जाए, क्रेडिट जो गलती से जमा हुई है ना, क्रेडिट गलती से जमा हो जाए। और क्या हो सकता है, यदि सरकार को लगता है कि कोई लोकहित का काम हो रहा है, कोई लोकहित का कार्य हो रहा है, यदि वो कोई कानून के अंतर्गत किसी दावे के अंतर्गत या कोई क्षतिपूर्ति के अंतर्गत क्षतिपूर्ति करती है, तब भी इस नगरपालिका निधि से लिया जा सकता है। यदि कोई मानव खतरा हो रहा है, कोई मानव जीवन को खतरा है, तब भी इसके अंतर्गत हो रहा है, मानव जीवन को खतरा है, तब भी इससे अपन वापस से पैसा निकाल सकते हैं। और भी कोई काम जो राज्य सरकार जो भी चाहे उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो इसके नहीं है फिर भी इसके अंतर्गत खर्च किया जा सकता है। यही इसके अंतर्गत बात लिखी है। 82 के अंतर्गत देखिए क्या लिखा है, टेम्परेरी पेमेंट फ्रॉम म्युनिसिपल फंड वर्क्स अर्जेंट रिक्वायर्ड इन ए पब्लिक इंटरेस्ट। लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी सदाय। अब देखो राज्य सरकार को लगता है, एक ही शब्द में बता रहा हूं, देखो लोकहित का काम है, राज्य सरकार को क्या लगता है, लोकहित का काम है, तो राज्य सरकार इसमें निधि में से क्या है, अस्थायी फंड निकाल सकती है, और राज्य सरकार को वापस से इस निधि के अंतर्गत जमा कराना पड़ता है। राज्य सरकार को पुनः निधि में जमा करवाना पड़ता है, फंड को क्या करना पड़ता है, यह दिया हुआ 82 के अंतर्गत। इतनी बात है। 83 के अंतर्गत देखिए, नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। अब इसमें यदि आप देखोगे 83 के अंतर्गत किस प्रकार के काम किए जा सकते हैं, तो एक तो राज्य सरकार की अनुमति, एक शब्द के अंतर्गत कह रहा हूं मैं, देखो एक शब्द के अंतर्गत क्या है, राज्य सरकार की अनुमति। एक तो क्या चाहिए, राज्य सरकार की अनुमति। दूसरी चीज, काम क्या किया जा सकता है, तो भौतिक संपत्ति का, भौतिक संपत्ति जो फिजिकल एसेट है उसके निर्माण का काम हो सकता है, ठीक ना। ये कब दिया हुआ है, 83 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट 84 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्युनिसिपल फंड और पर्टिकुलर पर्पज। कोई विशिष्ट प्रयोजन, कोई भी विशिष्ट प्रकार का प्रयोजन हो, इनसे भी कोई हट करके कोई अलग प्रयोजन हो, तब भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसके अंतर्गत नगर पालिका निधि का उपयोग कर सकती है, ठीक ना। और इसके अलावा ये राज्य सरकार संबंधी किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे कोई भी जो अनुदान उनके लिए दिया है, उसके लिए जो राज्य सरकार है इनमें क्या कर सकती है, निधि के लिए कोई भी खर्च कर सकती है, और इसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम भी बना सकती है, ठीक ना। तो ये इसके अंतर्गत दिखा है। नेक्स्ट 85 के अंतर्गत दिया हुआ लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत सीधी सी बात एक है, एक ही अक्षर के अंतर्गत यदि देखो अपन कहें तो एक तो इसके नगर पालिका के अधिनियम के तहत, नगर पालिका के अधिनियम, और नगर पालिका में अपन ने क्या देखा है, नियम, और जैसा सरकार के, राज्य सरकार के वैसा, कुल मिला के सारी बातें आ गई। राज्य सरकार के
इसके अकॉर्डिंग अपन लेखाओं का प्रचालन करना है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब देखो इसके एमसीक्यूज देख लीजिए। हाँ, अंडर सेक्शन 81 ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 दिस इज सेक्शन विल नॉट अप्लाई द फॉलोइंग विच फॉर द अबव स्टेटमेंट करेक्ट। नगर पालिका अधिनियम 2081 के तहत धारा निम्न में से कहां पर लागू नहीं होगी? किसी दावे के समझौते पर। अब देखो 81 के अंतर्गत सबसे पहली बात तो दिया हुआ क्या है, तो इसके अंतर्गत 81 के अंतर्गत दिया हुआ है जो नगर पालिका है निधि में से तब तक संदाय नहीं करेगी जब तक बजट अनुदान की बात की गई, बजट अनुदान की। पर कब कर सकती है, कब कर सकती है, वो स्थिति अपन यहां पर पूछ रहे हैं। तो किसी दावे के समझौते पर हो सकता है, वेतन और मजदूरी हो सकता है, गलती से नगरपालिका निधि में कोई क्रेडिट हो जाए तब भी हो सकता है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, उपयुक्त सभी संगत है। इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 83 कौन सी दी है, 83 की सीमाओं के बाहर। ये देखो दो तीन चीजें पता चल रही है। 83 में क्या दिया हुआ है, नगरपालिका सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति में कौन सा कार्य है, सामाजिक कार्य है? ऐसा कुछ भी नहीं, सामाजिक कार्य है, अस्थायी कार्य भी नहीं होते इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब नहीं है। भौतिक संपत्तियां, जो फिजिकल एसेट, जो भौतिक संपत्तियों के निर्माण का काम है, भौतिक संपत्तियों के निर्माण का काम है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो अपन ने देखो और यू पहले बड़े पढ़ने का देखो तरीका यही होता है, इस प्रकार से बड़े से आप सिंक्रोनाइज की ओर चलते रहते हैं। पहले अपन ने बड़ा पढ़ा, फिर उसको सिंक्रोनाइज शॉर्ट नोट्स की तरफ चले, और फिर शॉर्ट नोट से फिर अपन ने एमसीक्यू देख करके इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते जाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।